चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज की क्लास। ठीक है, तो ओके। हाँ जी, हमने लास्ट क्लास में टेलीस्कोप डिस्कस किया था। ठीक है, तो आज भी हमें टेलीस्कोप ही डिस्कस करना है। सिर्फ डिफरेंस ये है, जो लास्ट क्लास में टेलीस्कोप डिस्कस किया था और जो आज कर रहे हैं उसमें सिर्फ एक डिफरेंस है। वो ये है कि जो पहले था वो था रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, दो लेंसेज थे और उन पे लाइट आती है, रिफ्रैक्शन होता है और थ्रू रिफ्रैक्शन जो है हमारे पास क्या बनती है, इमेज फॉर्म बनती है। ठीक है, लेकिन जो हमें आज सीखना है वो रिफ्रैक्शन नहीं है, वो क्या है, रिफ्लेक्शन है, और मतलब रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है। तो लेंस में प्रॉब्लम क्या है कि हमें एक चीज पता लगी थी लास्ट टाइम जब हमने टेलीस्कोप सीखा था कि जो ऑब्जेक्टिव है उसका अपर्चर साइज बड़ा होना चाहिए ताकि ज्यादा लाइट एंटर कर सके। लेकिन लेंस का प्रॉब्लम क्या है कि हम ज्यादा डायमीटर का अपर्चर का लेंसेज नहीं बना सकते, मुश्किल है बनाना, उसके साथ अलग प्रॉब्लम्स आती हैं। तो लेंस, बड़ा लेंस चूज करना तो ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या किया, उसकी जगह हमने सोचा कि हम लेंस को हटा के जो मेन ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट था वहां पे हम मिरर यूज कर लें। तो जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव है उस लेंस को हटा के हम क्या करते हैं, वहां पे मिरर यूज कर लेते हैं, तो वहां से बनता है क्या, रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। तो साइंटिस्ट जो थे, जो हमारे हमारे कोर्स में एक ही है, कैसीग्रेन बोलते हैं साइंटिस्ट का नाम था, तो उसी के नाम पे आता है कैसीग्रेन साइन मतलब टेलीस्कोप। तो उसमें क्या है, एक था उससे पहले न्यूटोनियन टाइप टेलीस्कोप, तो वो अब एनसीईआरटी ने हटा दिया है, तो एक ही है। तो उस एक में क्या है कि एक मिरर हम यूज करते हैं। ठीक है, हमारे पास एक मिरर है। ठीक, और इस मिरर पे लाइट आ रही है, इस मिरर पे लाइट आ रही है, कहाँ से, यहाँ से पैरेलल लाइट्स आ रही है। लेकिन डिफरेंस ये है कि इस मिरर में को हमने बीच से मतलब यहाँ पे एक होल किया हुआ है, इस बीच वाले पार्ट पे। ठीक है, तो ज़्यादा बड़ा लग रहा है मुझे होल, छोटा कर दें, आ रहा है फील। हाँ, हंस रहा है गधा बैठ के यहाँ पे। भाई साहब इतना गंदा दिमाग है ना इसका, तेरा ही। मैं बिना देखे मुझे तेरी हंसी सुनाई दे गई। हम्म, क्या है, किसकी। तो एक ये मिरर है। ठीक है, इस मिरर पे पैरेलल लाइट्स आती हैं, मतलब लाइट दूर से आ रही तो कैसी आएंगी, पैरेलल लाइट्स आ रही हैं इस मिरर पे। ठीक है, टेढ़ी है, लग तो सही रही है। इस हॉरिजॉन्टल में फर्क नहीं पड़ता। अब ये जो लाइट आ रही है पैरेलल, ये यहाँ पे इस सरफेस पे आएंगी और यहाँ से क्या होगा, इसका रिफ्लेक्शन होगा। तो उस रिफ्लेक्शन के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सेकेंडरी मिरर यूज करते हैं इधर। यहाँ पे हमने एक सेकेंडरी मिरर यूज किया। ये सेकेंडरी मिरर जो है ये कॉन्वेक्स मिरर है। तो जो लाइट है वो यहाँ से आएगी, इस पर टकराएगी और यहाँ पे मेरे पास एक आई लेंस है। ठीक है, इस आई लेंस पे इंसिडेंट होगी या कन्वर्ज करेगी यहाँ पे। तो जब डायग्राम बनाते हैं तो डायग्राम हम मतलब उल्टा बनाते हैं ताकि डायग्राम ठीक बने। मैं पहले ही सेंटर से दो रे ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, ताकि हम डायग्राम बना पाए। मतलब ये रे पैरेलल आई, इस पे रिफ्लेक्शन होगा फिर वहां पहुंचेगी। तो अब लास्ट कैसे ज्वाइन करोगे, इस पॉइंट को इससे ज्वाइन कर दी और ये पॉइंट इससे ज्वाइन कर। तो ये हमारे पास फर्स्ट केस है किसका, कैसेग्रेन टेलीस्कोप का, कि रे इधर से आई, इस मिरर पर टकराई और यहाँ पे आके कन्वर्ज हो गई। ठीक है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि हम मिरर का जो डायमीटर है हम बड़ा चूज कर सकते हैं, जिससे ज्यादा जो रेज हैं वो इस मिरर पे पड़ेंगी, और ज्यादा रेस पड़ेंगी तो हमें जो इमेज है वो क्या मिलेगी, शार्प इमेज मिलेगी। तो आप देखोगे जो टेलीस्कोप होते हैं मोस्टली वो मिरर यूज करते हैं। ठीक है,
अभी जो मेन आते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं, मिरर यूज करते हैं किसके लिए, इमेज फॉर्म करने के लिए। तो ये जो टाइप है ये पेपर में आता है। क्वेश्चन आता है कि ये बेटर क्यों है। तो ये है रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, ये रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप से बेटर क्यों है। ठीक है, तो एक टर्म आती है हालब, ये क्या करता है, बेटर या इट फॉर्म्स अ शार्प इमेज, शार्प इमेज। ये क्या करता है, ये शार्प इमेज फॉर्म करता है। ठीक है, दूसरा जो इसका एडवांटेज है वो है फ्री फ्रॉम क्रोमेटिक, क्या, क्रोमेटिक एब्रिएशन। ठीक है, एक होती है हमारे पास क्रोमेटिक एब्रिएशन। क्रोमेटिक एब्रिएशन मतलब क्या होता है कि जो लेंसेज होते हैं, लेंसेज की कर्वेचर की वजह से उसका मल्टीपल फोकस बनता है। मतलब अलग अलग कलर्स जो हैं, हमने ये पढ़ा है आइडियली क्या होता है कि रेज आएंगी पैरेलल और कहाँ पे कन्वर्ज करेंगी, फोकस पे करेंगी। लेकिन लेंसेज के डिफेक्ट्स की वजह से जो रेज आ रही हैं अलग अलग कलर्स की, वो सब अलग अलग पॉइंट पे फोकस करती हैं, तो मल्टीपल फोकस बनते हैं जिससे शार्प इमेज नहीं बनती। तो जो मिरर्स होते हैं वो मिरर इन टाइप के डिफेक्ट से क्या होते हैं, फ्री होते हैं। तो इसलिए मिरर ज्यादा बेटर चॉइस होता है किसके लिए, फॉर द ऑब्जेक्टिव पार्ट। ये ऑब्जेक्टिव है। जो आई पीस है वो तो यहां भी लेंस ही है, सिर्फ ऑब्जेक्टिव को चेंज कर दिया, किससे, लेंस की जगह मिरर से चेंज कर दिया। तो ये जो है कैसीग्रेन इसको बोलते हैं, कैसीग्रेन टाइप टेलीस्कोप ये नाम था। ठीक है, उन्हीं के नाम पे पड़ा है ये। तो ये एक 2 मार्क का क्वेश्चन पेपर के अंदर आता है कि रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो है उसका डायग्राम बनाओ। ठीक है, और ये बेटर क्यों होता है, बस इतना सा क्वेश्चन यहाँ से आता है पेपर के अंदर। जो न्यूमेरिकल हैं वो सारे के सारे 19 हैं जो हमने सीखे थे किसमें, लास्ट टाइम, टेलीस्कोप वाले। ठीक है, उसमें 2 केस थे, नॉर्मल एडजस्टमेंट, और एक था कि जब फाइनल इमेज कहाँ बनती है, LD/DV पर, और एक केस ही है। ठीक है, तो इसमें कुछ खास है नहीं करने के लिए, बट हमने लास्ट क्लास में नहीं किया था, वो पूरा बिगड़ जाता है जो न्यूमेरिकल का पार्ट था। तो ये हमारा जो पार्ट है टेलीस्कोप का खत्म हो गया। ठीक है, फिर हमने पिछली क्लास में, एक आध क्लास में 2-3 क्वेश्चन थे तो वो रह गए थे हमारे। ठीक है, तो वो हमें आज जो है खत्म करने हैं। तो उसमें एक क्वेश्चन जो है वो ये है। ठीक है, जो पिछली क्लास में जब कराया था तो देख के ही भग गए थे। ठीक है, ये जब क्वेश्चन लास्ट टाइम था तो देख के भग गए थे कि ये तो नहीं करेंगे हम आज। तो 3 क्वेश्चन है, ये तीनों सेम क्वेश्चन है। ठीक है, ऑफलाइन में तो कई बार क्या होता है मेरी पूरी क्लास निकल जाती है सिर्फ 3 क्वेश्चन कराने में ही। ठीक, ये जो हम 3 क्वेश्चन करेंगे तीनों सेम से ही हैं बट खुद करने होते हैं। तो अभी आप पेन कॉपी तैयार रखना, ये एक मैं कराऊंगा और बाकी 2 अभी आपको करने हैं क्लास में ही। ठीक है, पहले समझ लेते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन काफी बड़ा सा है क्वेश्चन। एक तो इसमें लिखा हुआ है फिगर शोज अ इक्वी कन्वेक्स लेंस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5। ये जो इक्वी कन्वेक्स लेंस है, इस इक्वी कन्वेक्स लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.5। ये जो लेंस आपको दिख रहा है व्हाइट व्हाइट सा, और लेंस और नीचे जो मिरर है, ये लेंस और मिरर के बीच में उन्होंने कोई लिक्विड डाल दिया। उस लिक्विड का रिफ्रैक्टिव, ये मिरर है यहाँ पे, ये मिरर है, ये हमारे पास लेंस है, बीच में लिक्विड है और नीचे मिरर, 3 चीजें यहाँ पे। तो पहले लेंस है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5, और लिक्विड लेयर ऑन द टॉप ऑफ प्लेन मिरर। ठीक है, प्लेन मिरर है और जो लेंस था उसके बीच में उन्होंने लिक्विड पॉर कर दिया, और ऐसा करने के बाद जो कॉम्बिनेशन बना, अब लिखा हुआ है अ स्मॉल नीडल विद इट्स टिप ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। अब यहाँ जो प्रिंसिपल एक्सिस है वो वर्टिकल है, जो लेंस के सेंटर से पास होगी, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे एक नीडल प्लेस की। ठीक है, उस डिस्टेंस को मूव कर रहे हैं, मतलब ये नीडल है, इस नीडल की जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी, कहीं भी बन सकती है, ऊपर नीचे चेंज करने पे। ठीक है, चेंज हो सकता है। बोला है ऐसे जब डिस्टेंस मूव कर रहे हैं तो एक पॉइंट आता है जहां पे ऑब्जेक्ट है वहीं पे उसकी इमेज फॉर्म हो रही है।
ऐसे अगर देखेंगे तो वर्टिकली ऐसे हो रहा है, यहाँ पे वो ऐसे फॉर्म हो रहा है, जहां ऑब्जेक्ट है उसी के सामने उसी डिस्टेंस पे उसकी इमेज फॉर्म हो रही है। ठीक है, तो वो जो डिस्टेंस है उसने वो डिस्टेंस 2 बार मेजर की। कब कब? एक बार तीनों है, तीनों कौन कौन? लेंस, लिक्विड और मिरर। और फिर क्या किया उसने, जो बीच का मिरर जो लिक्विड है उसको हटा दिया। जब लिक्विड हटा दोगे तो क्या बचेगा? लेंस और मिरर। ठीक है, तो लेंस और मिरर के साथ उसने फिर से एक्सपेरिमेंट रिपीट किया और फिर से उसको डिस्टेंस मिली जहां पे ऑब्जेक्ट और इमेज सेम पोजीशन पे बनते हैं। उस डिस्टेंस को ये बोल रहा है कि जो डिस्टेंस आती है वो रिप्रेजेंट करता है कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ को। मतलब जहां भी मुझे वो इमेज मिलती है वहां से लेके जो डिस्टेंस आएगी वो डिस्टेंस फोकल लेंथ के बराबर है। किसकी फोकल लेंथ? कॉम्बिनेशन की। मतलब पहले तीनों थे तो तीनों की जो मिला के फोकल लेंथ है वो कुछ वैल्यू दे रखी है। फिर जब लिक्विड हटा दिया फिर क्या बचा? एक लेंस बचा और एक ये बचा नीचे मिरर। तो दोनों की जो कंबाइंड फोकल लेंथ है वो भी हमें दे रखी है मिला के। ठीक है, तो अब ऐसा करने से, और मिरर कौन सा यहाँ पे? प्लेन मिरर है। प्लेन मिरर की जो रेडियस और फोकल लेंथ पता कितनी होती है? फोकल लेंथ ऑफ प्लेन मिरर जो आती है वो इन्फिनिटी आती है, या जीरो आती है? पावर जीरो होती है तो फोकल लेंथ क्या बन जाएगी? इन्फिनिटी, क्योंकि आर इन्फिनिटी होता है। अब क्वेश्चन में दे रखा है, इस क्वेश्चन के अंदर जो हमारे पास लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो है 1.5, फर्स्ट लाइन में लिखा है। ठीक है, फिर इसके बाद जो डिस्टेंस है पहले, द डिस्टेंस ऑफ नीडल फ्रॉम द लेंस इज मेजर टू बी 45 सेंटीमीटर। ये 45 सेंटीमीटर कब है? जब लेंस है, लिक्विड है और मिरर है, तीनों की मिला के जो है वो एफ है। ठीक है, मतलब कितनी है? 45। और जब लिक्विड को रिमूव कर दिया और एक्सपेरिमेंट रिपीट किया तो नई डिस्टेंस कितनी आ गई? 30। और एक डिस्टेंस कितनी है? 45। तो ये दो डिस्टेंस का काम की, एक 45 और एक 30। एक 45 है और एक क्या है? 30। और बोला गिवन दैट द टू वैल्यूज ऑफ डिस्टेंस मेजर्ड रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ इन द टू केसेस। फोकल लेंथ किसकी? कॉम्बिनेशन की। और इसका यूज करके मुझे निकालना है व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड। जो लिक्विड हमने यहाँ पे पॉर किया था इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है। तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट है ये आपका। ठीक है, 12th क्लास में कराते हैं और ये बच्चे एज अ प्रोजेक्ट बनाते हैं, इसको बच्चे ऐसा बनाते हैं प्रोजेक्ट। तो लैब में 1 घंटे में हो जाता है ये पूरा आपका 12th क्लास का प्रोजेक्ट, कि आप अलग अलग लिक्विड यूज करो और उन लिक्विड की आप फोकल लेंथ, मतलब उनका लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप फाइंड कर सकते हो। तो 2-3 लिक्विड चूज करो डिफरेंट डिफरेंट, उनका आप इस एक्सपेरिमेंट से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हो। तो हम थर्ड क्वेश्चन करेंगे। उस थर्ड क्वेश्चन में जैसे यहाँ 45 और 30 है, वहां पे जनरल वैल्यूज हैं ए और बी। तो जो फॉर्मूला बनता है बच्चे वो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके उनको उनका 1 घंटे में 2 घंटे में प्रोजेक्ट बन जाता है प्रोजेक्ट। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। ये जो 45 या 30 है वो कंबाइंड फोकल लेंथ है, किस किस की? अब मिरर है, हमने सीखा हुआ है कंबाइंड फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला आता है वो आता है 1/f1 प्लस 1/f2 1/f3 एंड सो ऑन। यही है। तो यहाँ पे तीन चीज है ना, एक तो मिरर है। अब मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है? इन्फिनिटी। तो 1/इन्फिनिटी कितना हो गया? 0। तो अब मिरर लो या ना लो फर्क पड़ रहा है? फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो मिरर हो या ना हो इस फॉर्मूले में फर्क नहीं पड़ता। तो क्या बच गया फिर इसके अलावा? इसके अलावा बच गया एक लेंस और ये लिक्विड। ये लिक्विड कैसे शेप बना रहा है अगर देखा जाएगा तो? लिक्विड के लिए एक सरफेस फ्लैट है और एक सरफेस ये है। तो लिक्विड जो फॉर्म बना रहा है लेंस की वो बना रहा है कनकेव प्लेनो या प्लेनो कनकेव लेंस। ठीक है, एक सरफेस कनकेव है और एक क्या है? प्लेन है। ठीक है यहां तक? अच्छा, तो हमने यहाँ पे मान लिया जो एफ है कंबाइन फोकल लेंथ। कंबाइन फोकल लेंथ किसकी? ऑफ लेंस एंड लिक्विड। मिरर को तो मैंने शुरू से इग्नोर कर दिया। ठीक है, और F1 जो है वो है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, और F2 जो है वो है फोकल लेंस ऑफ लिक्विड लेंस। जो लिक्विड की वजह से लेंस बना है उसकी फोकल लेंथ F2 है।
तो अब देखो ये जो वैल्यूज हैं 45 और 30, ये 45 30 इन तीनों में कौन कौन सी वैल्यूज हैं बताओ सोच के। जो लेंस की फोकल लेंथ है वो कितनी हो गई, 30 हो गई। क्यों? लेंस जो 30 है वो तब थी जब लिक्विड नहीं है। जब लिक्विड नहीं है तो क्या बचा, मिरर बचा और लेंस बचा। अब जब मिरर और उसको कंबाइन करोगे तो 1/f कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी क्या बन जाएगा, 0। तो इस क्वेश्चन में पढ़ के ये पता लग गया कि जो F1 है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। और 45 कब है, जब लिक्विड भी और लेंस भी है। तो एक तरीके जो 45 वो कंबाइन फोकल लेंथ है। तो F कितना हो गया, F कितना हो गया, 45 सेंटीमीटर। तो मुझे 30 और 45 का यूज करके मैंने कंबाइन और वैल्यू पता लग गई। ठीक है, अब मुझे पता है पहला पार्ट जो है, मुझे पता है 1/f जो होता है वो आता है 1/f1 प्लस 1/f2। ये कितना है, 45। ये कितना है, 30। और ये क्या आएगा, 1/f2। तो 1/f2 कितना आएगा, 1/f2 आएगा 1/45 माइनस 1/30। एलसीएम 90, 2 -3 माइनस 1/90। ये 1/f2 है और f2 कितना आएगा, माइनस का 90 सेंटीमीटर। तो मैंने यहां से जो लिक्विड लेंस था उसकी फोकल लेंथ निकाल ली। पहला पार्ट हो गया ये। ठीक है, अगला पार्ट है, मुझे क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको फाइंड करना है क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस कनकेव लेंस। तो जब मुझे कनकेव लेंस की फोकल लेंथ पता लग गई तो मैं सीधा चला गया कनकेव लेंस पे। कनकेव लेंस ऐसा है कुछ। ठीक है, अब हमने सीखा हुआ पहले के क्वेश्चंस के अंदर, ये फ्लैट सरफेस है, प्लेन है। तो प्लेन सरफेस के लिए R1 कितना होगा, इन्फिनिटी। सेकेंड सरफेस R2 जो है वो राइट साइड में बन रही है, इसका सेंटर राइट में आएगा तो क्या बनेगा, ये +R। और मान लिया मैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसका वो म्यू डैश है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे लगा दूं लेंस मेकर फॉर्मूला 1/f2 इक्वल टू म्यू डैश -1 और 1/R1 माइनस 1/R2। ये कितना है, 90। म्यू डैश निकालना है, ये 0 हो गया R1 और ये बचेगा माइनस का 1/R। देखो ये तो पता है, पर म्यू डैश निकालने के लिए R भी तो चाहिए, है ना, क्या चाहिए, R। बट R क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में R नहीं गिवन है, इसलिए क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन है 1.5 लेंस का। तो आप लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करके, ये लेंस है, फर्स्ट सरफेस के लिए R1 कितना आएगा, राइट में है +R। सेकंड के लिए लेफ्ट में आएगा तो क्या आएगा, -R। फिर से यूज किया 1/f1 कितना आएगा, लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1/R1 माइनस 1/R2। तो 1/f1 कितना था, 30। म्यूअल कितना है क्वेश्चन में गिवन है, 1.5 -1। और ये भी R और ये -R, माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या बन गया, 2/R। 1.5 -1 कितना आएगा, 0.5। 0.5 इंटू 2 कितना हो गया, 1। तो 1/R। तो यहाँ से R कितना आ गया, यहाँ से R आ गया 30 सेंटीमीटर। ये R यहाँ पुट कर दिया। तो माइनस का 1/90, एक तो माइनस माइनस उड़ा दो, क्या बचेगा, 1/90 इज इक्वल टू म्यू डैश -1 1/30। R 30 है, 30 से काटा कितने पे, 3 पे। म्यू डैश -1 1/3 और म्यू डैश आएगा 1 + 1/3 4/3। 4/3 जो होता है वो पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, तो पानी था वो। ठीक है, तो ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। कोविड से पहले 3 साल लगातार आया था क्वेश्चन ये 5 मार्क्स में, वैल्यू चेंज थी। ठीक है, 5 मार्क्स में आया था क्वेश्चन ये, और ये एनसीईआरटी का लास्ट क्वेश्चन है। पहले था, अब जो नई एनसीईआरटी है उसमें नहीं है। ठीक है, जो एडिशनल पार्ट थे उन्होंने हटा दिए, पर पता नहीं वो दे, क्योंकि जितने भी कंसेप्ट सारे सिलेबस का ही पार्ट है। ठीक है, तो पता नहीं आ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, समझ में आया क्वेश्चन आपको, ये आसान क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन मैंने 3 पार्ट में ब्रेक किया। पहले पार्ट मैंने आइडेंटिफाई किया कि जो वैल्यूज गिवन है वो कौन सी फोकल लेंथ होगी। सेकेंड पार्ट में मैंने R निकाला, और थर्ड पार्ट में उस R का यूज करके मैंने क्या निकाल दिया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल दिया।
ठीक है, अब जो है अगला क्वेश्चन जो है, ठीक है ना यहां तक। अब ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन एकदम एग्जैक्ट है इसकी तरह। तो ये क्वेश्चन है, तो जो थ्योरी है, जो लॉजिकल पार्ट है, वो सारा सेम है किसका, जो इस क्वेश्चन का था। यहां भी क्वेश्चन में क्या बोला हुआ, डायग्राम इसमें दिया नहीं है, इस क्वेश्चन में डायग्राम नहीं दिया है। डायग्राम कौन सा है, एग्जैक्ट सेम, सेम डायग्राम है, ठीक है। इसी डायग्राम का हमें यूज करना है आंसर करने के लिए। मतलब क्वेश्चन में सेम चीज है, एक लेंस है, एक मिरर, और एक क्या है, बीच में लिक्विड है। इसको चेंज कर रहे हैं, और चेंज करने के बाद क्या कर रहे हैं, एक ऑब्जेक्ट की कहां पे बन रही है, इमेज बन रही है। सब कुछ सेम है, सिर्फ एक डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, कि यहां जो वैल्यू 4530 थी इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में वैल्यू क्या बन गई, इस क्वेश्चन में वैल्यू बन गई 4530 की जगह ढूंढो कहां लिखी है वैल्यू। एक वैल्यू है 15, ठीक है, और जब लिक्विड रिमूव कर दिया तो वैल्यू क्या बन गई 10। सिर्फ ये चेंज है, बाकी सेम है, ठीक है। इसके अलावा एक चेंज हो रहा है। अब क्वेश्चन पढ़ो और बताओ ये वाला क्वेश्चन उससे आसान क्यों है। ये क्वेश्चन उस पिछले वाले क्वेश्चन से आसान क्यों है। हाँ, इसमें आपको डायरेक्टली रेडियस दे दी, पिछले क्वेश्चन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गिवन था, तो मैंने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का यूज करके आर निकाला था, यहां पे आर डायरेक्ट दे दिया। तो अब जब मैं इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करूंगा तो मुझे पहला पार्ट करना है और थर्ड पार्ट करना है। आंसर कर सकते हो, कर सकते हो, सोल्व करो फटाफट, इसको सॉल्व करो। तो हो गया, करवाऊं, छोड़ दूं, छोड़ दूं ना ये। तो दिस इज DIY। क्या, हाँ तुम्हें करना है, तभी पूरी लाल लगती है भाई कराने में। क्योंकि ये मैंने आपको जब टॉपिक समझा दिया है, तो अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना करने की। अगेन ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। देखो अब ये क्वेश्चन भी सेम है, जो हमने अभी 2 क्वेश्चन किए हैं। अगेन एक लेंस है और मिरर नीचे और बीच में लिक्विड है, जिसका हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना है। बस इस क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि ये जनरल क्वेश्चन हो गया, मतलब यहाँ ए और बी गिवन है। कंसेप्ट जो है, जो लॉजिकल कंसेप्ट है, वो सेम है जो इस क्वेश्चन का था। कहाँ गया ये क्वेश्चन का, तो यही मैं कंसेप्ट एक बार रिपीट कर देता हूं यहाँ पे, और फिर हम उन क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। तो कंसेप्ट सेम यूज करके जब मैं इस क्वेश्चन पे वापिस आता हूं यहाँ पे, तो अगेन अब हम लॉजिकली समझ सकते हैं, जो पॉइंट ए है, जो डिस्टेंस ए है यहाँ पे, वो डिस्टेंस ए कंबाइंड फोकल लेंथ है किसकी, इस लेंस की और लिक्विड की। और जो डिस्टेंस बी है, बाद में जब लिक्विड हटा दिया तो वो क्या है, वो फोकल लेंथ है किस चीज की, सिर्फ लिक्विड लेंस की, मतलब सॉरी इस ग्लास लेंस की जो फोकल लेंथ है वो बी है। तो यहां पे जो एफ है, कैपिटल एफ जो वहां लिखा था, वो है हमारे पास क्या, कंबाइंड फोकल लेंथ। एफ यहां पर है कंबाइंड फोकल लेंथ, किसकी कंबाइंड फोकल लेंथ, लेंस की और लिक्विड लेंस की, वो एफ है। जो क्वेश्चन में गिवन है ए है, जितनी डिस्टेंस मिलता है वो ए है, ठीक है। और जो F1 है वो है फोकल लेंथ ऑफ लेंस, ग्लास लेंस, ठीक है। वो हमें क्वेश्चन में गिवन है बी। और जो F2 है, फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड लेंस, फोकल लेंथ ऑफ लिक्विड लेंस, वो हमें नहीं पता। तो पहले हमने इन दोनों का यूज करके F2 निकाला, तो क्या आएगा F2, 1/F
इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये है 1/a, ये 1/b और प्लस 1/f2। तो यहाँ से f2 कितना आएगा, 1/a माइनस 1/b। ठीक है, ये पहला पार्ट आ गया। अगेन इस क्वेश्चन में मुझे गिवन है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो r है। तो फिर से जब मुझे r पहले से ही दे दिया तो मेरे को अब जो सेकंड पार्ट है मैंने यूज किया कौन सा लेंस, प्लेनो कनकेव लेंस। इस प्लेनो कनकेव लेंस के लिए जो R1 की वैल्यू है वो इन्फिनिटी, और R2 राइट साइड में तो कितना आएगा, प्लस R, और इसकी फोकल लेंथ का फॉर्मूला आएगा म्यू डैश -1 1/R1 माइनस 1/R2 लेंस फॉर्मूला। ये वैल्यू जो 1/f2 है वो कितना है, 1/a माइनस 1/b जो मुझे निकालना है, म्यू डैश -1, और 1/R1 की वैल्यू कितनी है, 1/इंफिनिटी, और ये आएगा माइनस का 1/R। ठीक है, अगर सॉल्व करना है इसको तो ये जो माइनस का आया है इस माइनस को इधर ले जाएंगे तो क्या बन जाएगा, 1/b माइनस 1/a, और ये बचेगा म्यू डैश -1 इंटू 1/R। ये मैंने डायरेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा इसके बाद, इसका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, ये आएगा एलसीएम लेने के बाद म्यू डैश -1 आएगा, एलसीएम लोगे तो a माइनस बी बाय ए बी और इंटू r, और ये -1 वहां चला गया तो म्यू डैश कितना आएगा, a माइनस बी बाय ए बी इंटू r और +1। ठीक है, ये म्यू डैश की वैल्यू आ गई। ठीक है, मैच कर रहा आंसर यही है। तो अभी देखो 3 क्वेश्चन थे, ये तीनों सेम ही क्वेश्चन थे, बस वैल्यू बदली गई है। ये तीनों क्वेश्चन 5-5 मार्क्स में आए हैं। आसान क्वेश्चन है ना 5 मार्क्स के लिए, अगर कर रखा है तो आसान क्वेश्चन है। ओके, अब इसके बाद क्या है, इस पार्ट के बाद एक पार्ट और है। तो एक ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है पेपर में कभी कभी, हमेशा तो नहीं आता, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, वैसे तो ऑप्टिकल फाइबर अगर हम डिस्कस करने लगे तो हमें मतलब 2-3 घंटे भी कम पड़ेंगे, लेकिन जितना मेरे पास सीबीएसई में है उतना मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि पेपर में 2 मार्क्स में नोट टाइप कुछ लिखने के लिए आता है या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाता है इसके अंदर, तो वो हमें सीखना है बस। तो ऑप्टिकल फाइबर में पूछते हैं कि ये किस मतलब क्या काम करता है। ठीक है, तो जो ऑप्टिकल फाइबर है ये काम करता है टू सेंड, ठीक है, टू, अबे यार क्या है ये, टू सेंड दी, ठीक है, ऑप्टिकल सिग्नल। ये ऑप्टिकल सिग्नल को, लाइट सिग्नल को सेंड करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में सेंड करने में हेल्प करता है। ऑप्टिकल फाइबर बेटर इसलिए होता है क्योंकि इसमें जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाइट को सेंड करते हैं, किसी भी एक सिग्नल को जिसको मैं ऑप्टिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ लाइट की फॉर्म में, तो मैक्सिमम अमाउंट जो है इंटेंसिटी का लाइट का वो हम ट्रांसमिट कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। ठीक है, अभी तुम्हें पता है जो इंटरनेट है वो सारा ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू आता है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें जो लॉस है, ट्रांसमिशन जो लॉस होता है वो कम होता है। ठीक है, मतलब मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हम सिग्नल को ट्रांसमिट कर सकते हैं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे। तो जो एनसीईआरटी का डेटा है उसमें लिखा हुआ है 95% तक जो है वो अगर हम एक पॉइंट सेंड करेंगे तो 1 किलोमीटर दूर हमें 95% जो डेटा है वो मिल जाएगा। सिर्फ 3 या 4-5% का जो लॉस है उतना होता है, तो वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जो हमें मिल रहा है सिग्नल, लॉस ज़्यादा नहीं है, लॉस कम है, जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा है डिस्टेंस के हिसाब से। ये काम किस पे करता है, ये काम करता है टीआईआर के ऊपर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें क्या है, लाइट किसी भी एक एंगल पे एंटर कर रही है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लाइट किसी भी एक रैंडम एंगल पे एंटर करती है, ये लाइट का एंगल ऑफ इंसिडेंस है आई। ठीक है, फिर लाइट यहाँ पे
इस अंदर वाले पार्ट में इस पॉइंट पे रिफ्रैक्ट हो गई, ये आ रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक ऑप्टिकल फाइबर में सिर्फ दो चीज होती है जिसके ऊपर पूरा टॉपिक जो है क्वेश्चन बनता है। एक बनता है ये जो अंदर वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं कोर, कोर, ठीक है। और ये जो पतली सी पार्ट है थिकनेस सी, इसका नाम होता है क्लैडिंग। एक होता है कोर और एक होता है क्लैडिंग। मान लो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो μ1 है और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो कितना है, μ2, ठीक है। देखो जब लाइट यहां से अंदर चली गई तो यहां नहीं हुआ टीआर। टीआर होता है एक मीडियम के अंदर जाने में, ठीक है। और टीआर की कंडीशन क्या होती है कि जो मीडियम है, मतलब जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है किसका, डेंसर मीडियम, टीआर की कंडीशन क्या होती है, एक तो जो एंगल है इंसिडेंस का वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, और दूसरा लाइट कहां से ट्रेवल करनी चाहिए, डेंसर से रेयर। तो ये तो बाहर रेयर था, तो पहले लाइट रेयर से डेंसर एंटर करती है। इसके बाद इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, टीआईआर हो रहा है। तो इस पॉइंट पे जो आप नॉर्मल ड्रॉ करोगे और ये जो एंगल आएगा, ये एंगल आई या आई डैश, ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, ठीक है। पर इस ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, ऑप्टिकल पाइप, लाइट पाइप, अलग अलग नाम चलते हैं ट्रांसमिशन के लिए, ठीक है। इस पॉइंट पे मल्टीपल टीआर हो रहा है। तो हर बार, मतलब इसको ऐसे बनाया जाता है, इस एंगल पे भेजते हैं कि हर बार जब लाइट इसके अंदर रिफ्लेक्ट होगी तो हर बार उसका जो एंगल है वो क्रिटिकल एंगल से क्या होगा, ज्यादा। तो यहाँ भी ज्यादा है क्रिटिकल से, यहाँ भी ज्यादा है, इधर भी ज्यादा। तो हर बार जो एंगल आएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, वो क्रिटिकल एंगल से क्या आएगा, ज्यादा आएगा। तो अगर लाइट यहाँ पे इस पॉइंट पे हो रहा है टीआईआर, तो ये डेंसर मीडियम होगा और वो बाहर वाला क्या होगा, रेयर मीडियम। तो मतलब कोर डेंसर है, कोर क्या काम करता है, डेंसर का, और क्लैडिंग किसका काम करती है, रेयरर मीडियम का। तो अगर ये रेयरर है और ये डेंसर है तो दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में क्या रिलेशन आएगा, μ1 इज मोर देन μ2। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कोर का वो क्लैडिंग से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। तो एक ये कंडीशन हमारे काम आती है। और इसके अंदर जितनी बार भी उसका टीआर होगा, हर बार जो उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस आएगा वो हमेशा क्रिटिकल एंगल से क्या होता है, ज्यादा होता है। क्लियर है ये, ठीक है। तो इतना सा हमारे कोर्स में है 12th क्लास के अंदर कि पूछेंगे ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है, किस प्रिंसिपल बेस होता है, ठीक है। और हर बार जो कंडीशन है और इन दोनों के बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन अभी तक आए हैं पास्ट ईयर्स के अंदर वो यही क्वेश्चन पूछे गए हैं बस। तो इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ओके, खत्म, इतना ही करना था मैं आज। बाय बाय।